पश्चिम बंगाल की नादिया में करीब 125 फीट ऊंची दुर्गा प्रतिमा तैयार की जा रही है। नादिया का अभियान संघ 125 फीट ऊंची दुर्गा प्रतिमा बनाकर गिनीज बुक ऑफ रिकॉर्ड में अपना नाम दर्ज कराने की तैयारी कर रहा है। लेकिन इससे पहले ही इस पर सियासत शुरू हो गई। मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने दुर्गा पूजा समितियों के साथ बैठक की और इस बैठक में इतनी ऊंची प्रतिमा बनाए जाने पर चिंता जताई। কারণ আমি দেখেছি কাগজে একটা সংবাদে কেউ নাকি 112 ফুটের একটা দুর্গাপূজা করছে। কেন ইমাজিন এতে আপনার স্ট্যাম্পিড হয়ে যাবে, একবারও ভেবেছেন? লাইটিং এর খেলা করলাম, লেজারের খেলা করলাম, আরে প্লেনের অ্যাক্সিডেंट হয়ে যেতে পারে। ममता बनर्जी के बयानों पर बीजेपी ने भी पलटवार किया। वो तो दुर्गा पूजा लेकर ऐसे जनता के सामने आते हैं जैसे वो नहीं रहने से दुर्गा पूजा ही नहीं होती। इसकी जानकारी मिलते ही जी न्यूज की टीम इस इलाके में पहुंची और वहां का जायजा लिया। करीब 125 फीट ऊंची प्रतिमा बनाने का काम जोर शोर से चल रहा है। सबसे बड़ी दुर्गा प्रतिमा बनाने का काम दिन रात चल रहा है। बताया गया कि मूर्ति को आकार देने के लिए 20 कारीगर दिन रात एक किए हुए हैं। फिलहाल मिट्टी, पुआल और बांस से मूर्ति बनाई जा रही है, लेकिन बाद में इसे फाइबर कास्टिंग के जरिए पूरा किया जाएगा और इससे कोई हादसा होने का भी अंदेशा नहीं रहेगा। इस पंडाल में दुर्गा के अलावा लक्ष्मी, सरस्वती, कार्तिक और गणेश की मूर्तियां भी करीब 40 फीट ऊंची होंगी। अगली खबर का रुख करेंगे। महिलाओं पर टिप्पणी को लेकर एक बार फिर बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार चर्चा में आ गए हैं। मॉनसून सत्र के दौरान विपक्ष के हंगामे में उन्होंने महिलाओं पर टिप्पणी की। बिहार विधानसभा में आरक्षण के मुद्दे पर चर्चा हो रही थी। खुद मुख्यमंत्री नीतीश कुमार चर्चा का जवाब दे रहे थे। इसी दौरान विपक्ष के नेता हंगामा करते हुए वेल में आ गए, जिस पर उन्होंने महिलाओं को लेकर क्या कहा, आप भी सुनिए। इन लोगों के साथ जो है ये लोग कोई महिला को आगे बढ़ाया था? अरे हम 5 के बाद न महिला को बढ़ाया है, बोल रही हो। इसीलिए हम कह रहे चुपचाप सुनो। नीतीश कुमार के बयान पर महिला विधायकों ने ऐतराज जताया और उन्हें महिला विरोधी बता दिया। नहीं मिलता है, महिलाओं को कहीं नहीं सम्मान मिलता है। पद मिला लेकिन सम्मान नहीं मिला। सारे महिला को कहे कि आप लोग को कुछ नहीं आता है, अब वही ना जाने हम लोग को आता है कि नहीं है। जनता चुन के भेजी है, महिला विरोधी है, महिला को देख के इसी तरह बोलते हैं। संसद के मॉनसून सत्र में विपक्ष लगातार सरकार पर हमलावर है और इस बीच लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष और कांग्रेस सांसद राहुल गांधी ने किसान नेताओं से मुलाकात की। किसान नेताओं का 12 सदस्यीय प्रतिनिधि मंडल संसद में राहुल गांधी के दफ्तर पहुंचा और लोकसभा प्रतिपक्ष नेता से मुलाकात की। मुलाकात के बाद राहुल गांधी ने एमएसपी के लिए सरकार पर दबाव डालने का किसानों से वादा किया। जो इंडिया गठबंधन के बाकी लीडर्स हैं उनसे हम ये डिस्कशन करेंगे और फिर सरकार पर दबाव डालने की कोशिश करेंगे कि लीगल गारंटी, एमएसपी लीगल गारंटी हिंदुस्तान के किसानों को। तो वहीं किसान नेताओं ने बताया कि कांग्रेस ने किसानों के मुद्दे संसद में जोर शोर से उठाने का आश्वासन दिया है। जो किसानों और खेत मजदूरों के मुद्दे हैं देश की पार्लियामेंट में हम ज्यादा महत्वता देकर उसको पूरा कराने की कोशिश करेंगे। इससे पहले जब किसान नेता संसद में राहुल गांधी से मिलने पहुंचे तो उन्हें रोक दिया गया, जिस पर राहुल गांधी भड़क गए थे। विवादों में घिरी महाराष्ट्र काडर की ट्रेनी आईएएस अधिकारी पूजा खेड़कर की मुश्किलें बढ़ती जा रही हैं। तो वहीं दूसरी ओर पूजा खेड़कर से जुड़े विवाद हैं कि थमने का नाम ही नहीं ले रहे। इस बीच ये जानकारी सामने आई है कि पूजा खेड़कर उत्तराखंड स्थित लाल बहादुर शास्त्री राष्ट्रीय प्रशासनिक एकेडमी नहीं पहुंची। पूजा खेड़कर को 23 जुलाई तक एकेडमी में रिपोर्ट करना था। सूत्रों से खबर है कि वो एकेडमी नहीं पहुंची और आधिकारिक सूचना दी। लेकिन इन सब के बीच एक और बड़ा खुलासा हुआ, जिसके मुताबिक पूजा ने ओबीसी कोटे का लाभ उठाने के लिए नॉन क्रीमी लेयर का सर्टिफिकेट दिया था, जिसमें उन्होंने अपने माता पिता के तलाक का जिक्र किया था। लेकिन उनका ये तलाक सिर्फ कागजी ही था, क्योंकि पति पत्नी पुणे की एक सोसाइटी में साथ रह रहे थे। इतना ही नहीं, चुनावी हलफनामे में दिलीप खेटकर ने मनोरमा को पत्नी बताया। दरअसल दिलीप खेटकर ने अहमदनगर दक्षिण से लोकसभा चुनाव लड़ते समय जो हलफनामा दिया था उसमें उन्होंने मनोरमा खेटकर को अपनी पत्नी बताया और उनके नाम पर संपत्तियों का ब्यौरा भी दिया। महाराष्ट्र के ठाणे की एक महिला की इंस्टाग्राम पर एक पाकिस्तानी से दोस्ती हुई। उसने नाम बदलकर फर्जी कागजात बनाए और फिर पासपोर्ट और वीजा हासिल कर अपने दोस्त से मिलने पाकिस्तान पहुंच गई और करीब 1.5 महीने तक पाकिस्तान में युवक के साथ रहने के बाद जब वापस लौटी तो जांच एजेंसियों के निशाने पर आ गई। पुलिस के मुताबिक इस फर्जीवाड़े में एक और शख्स शामिल था, जिसकी तलाश की जा रही है। पुलिस के मुताबिक नगमा नूर अली उर्फ सनम खान ने फर्जी आधार कार्ड, पैन कार्ड और बेटी के बर्थ सर्टिफिकेट के आधार पर पासपोर्ट बनवाया।
फिर एम्बेसी से वीजा भी हासिल कर पाकिस्तान चली गई। नूर उर्फ सनम ने ये फर्जीवाड़ा मई 2023 से 2024 के बीच किया। जब इंटेलिजेंस को इस फर्जीवाड़े का पता चला तब पुलिस ने पड़ताल शुरू की। इस सिलसिले में ठाणे पुलिस ने केस दर्ज कर जांच भी शुरू कर दी है। इसके बारे में ऑफेंस रजिस्टर हुआ है पुलिस स्टेशन में, उसका आगे इन्वेस्टिगेशन चालू है। हालांकि नूर की मां फर्जीवाड़े के आरोपों से इनकार कर रही हैं। पासपोर्ट अलीगल नहीं है, जो आप बोल रहे हो अलीगल है, अलीगल नहीं है। सब डॉक्यूमेंट्स रियल है, लीगल है, कोई अलीगल कोई भी पेपर नहीं है उसका। ठाणे पुलिस आरोपी सनम खान और पाकिस्तानी युवक के रिश्तों के बारे में जांच कर रही है। इसमें जो सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि बशीर एबटाबाद में जो है वहाँ का रहने वाला है। ये वही एबटाबाद है जहाँ पर कई साल पहले जो है ओसामा बिन लादेन को अमेरिका ने न्यूट्रलाइज किया था। वहीं पर ओसामा बिन लादेन अपना ठिकाना बनाया था। उत्तराखंड के रुड़की में कांवड़ियों ने जमकर तोड़फोड़ की। आरोप यह है कि वहां ई रिक्शा से एक कांवड़िये की टक्कर हो गई और उसके बाद इन कांवड़ियों ने वहां तांडव मचा दिया। ई रिक्शा में तोड़फोड़ शुरू कर दी। बताया गया कि कांवड़ियों ने पहले ई रिक्शा चालक के साथ मारपीट की और फिर ई रिक्शा पर लाठी डंडे बरसाना शुरू कर दिया। इस दौरान मौके पर भारी भीड़ जमा हो गई। लोगों ने कांवड़ियों को रोकने की भी कोशिश की, लेकिन उन्होंने किसी की भी नहीं सुनी और ई रिक्शा में तोड़फोड़ करते रहे। हंगामे की जानकारी के बाद पुलिस भी मौके पर पहुंच गई और बीच बचाव की कोशिश की, लेकिन कांवड़िये नहीं माने और तोड़फोड़ करते रहे। बताया गया कि हंगामे के दौरान ई रिक्शा की बैटरी भी लूट ली गई। वहीं इस घटना में घायल ई रिक्शा चालक और कांवड़िये को इलाज के लिए अस्पताल भिजवा दिया गया। उत्तर प्रदेश के सहारनपुर में मामूली सी बात पर कांवड़ियों ने आज जमकर हंगामा किया। आरोप यह है कि सड़क किनारे रखी एक कांवड़ में बाइक सवार ने टक्कर मार दी और उसके बाद कांवड़ियों का गुस्सा भड़क गया और उन्होंने हंगामा शुरू कर दिया। बीच सड़क पर कांवड़ियों ने जमकर उत्पात मचाया। हंगामा देख वहां से गुजर रहे कांवड़ियों की भीड़ जुट गई और उन्होंने टक्कर मारने वाली बाइक में तोड़फोड़ शुरू कर दी। बीच सड़क पर हंगामे की जानकारी मिलते ही पुलिस भी मौके पर पहुंच गई और उन्हें समझाने की भी कोशिश की, लेकिन कांवड़ियों का गुस्सा शांत नहीं हुआ। बाइक में तोड़फोड़ करने के बाद एक कांवड़िये ने उस बाइक को सड़क पर कई बार पलटा और ये सब पुलिस वालों के सामने होता रहा। कुछ देर बाद बजरंग दल के कुछ कार्यकर्ता वहां पहुंचे और किसी तरह समझा बुझाकर हंगामा कर रहे कांवड़ियों को शांत कराया। इस दौरान कई कांवड़ियों को चोटें भी आईं। काफी कोशिश के बाद कांवड़िया शांत हुए और वहां से आगे बढ़ गए। और अगली खबर जम्मू कश्मीर से, जहां आतंकवादी हमलों को नाकाम करने के लिए सुरक्षा बल पूरी तरह मुस्तैद हैं और इसी कड़ी में कुपवाड़ा में एक बड़ी आतंकी साजिश को नेस्तनाबूद कर दिया गया, जिसमें एक आतंकवादी मार गिराया गया और वहीं एक जवान शहीद हुआ। सेना के मुताबिक कोवुत में 2 से 3 आतंकियों के होने की सूचना मिली थी, जिसके बाद सर्च ऑपरेशन चलाया गया। इसी दौरान आतंकियों ने सेना पर फायरिंग की, जिसके बाद एनकाउंटर शुरू हुआ। देर रात को दोनों ओर से गोलीबारी तेज हुई, जिसमें एक जवान शहीद हो गए, जबकि जवानों ने एक आतंकी को मार गिराया। बाकी आतंकियों को ढूंढने के लिए इलाके में सर्च ऑपरेशन जारी है। कल जब लांस नायक सुभाष चंद्र लाइन ऑफ ड्यूटी पर थे LOC में कृष्णा घाटी पुंछ में, वहीं पर जो है 3 आतंकियों ने हमला करने की कोशिश जो है वो यहाँ पर की थी और उसी दौरान 3 आतंकियों को यहाँ पर रोका गया, उन्हें इंजर्ड किया गया और उसी दौरान क्रॉस फायरिंग हुई, जिसमें कि लांस नायक सुभाष चंद्र जो हैं वो यहाँ पर शहीद हुए। इधर शहीद लांस नायक सुभाष चंद्र को सेना ने पूरे सम्मान के साथ अंतिम विदाई दी। इधर आतंकवादियों की नई साजिश का खुलासा हुआ और पंजाब के पठानकोट में फंगटोली नाम के एक गांव में 7 संदिग्ध लोग एक साथ देखे गए। सूचना मिलने पर सुरक्षा एजेंसियों को हाई अलर्ट पर रखा गया है। पुलिस और सेना के जवान गांव में तलाशी अभियान चला रहे हैं। साथ ही पुलिस ने संदिग्धों का एक स्केच भी जारी किया है और लोगों से पहचान करने की अपील की। यहाँ आप देख सकते हैं कि पूरा इलाका जो है कॉर्डन ऑफ किया गया है और सर्च ऑपरेशन लगातार जारी है। यहाँ पर पंजाब पुलिस के साथ आर्मी की कई टुकड़ियां इस जंगल को खंगाल रही हैं। जम्मू कश्मीर में आतंकवाद और आतंकवादी समूहों के खिलाफ युद्ध का दूसरा चरण अब शुरू हो गया है। नार्को टेरर के खिलाफ जीरो टॉलरेंस पॉलिसी के तहत जम्मू कश्मीर के उपराज्यपाल ने एक बड़ी कार्रवाई की आदेश दिए और राष्ट्रीय विरोधी गतिविधियों में शामिल होने के आरोप में 4 सरकारी कर्मचारियों को बर्खास्त कर दिया, जिसमें पुलिस कांस्टेबल मुश्ताक अहमद पीर कुपवाड़ा, हंदवाड़ा और उसके आसपास ड्रग्स सिंडिकेट को मजबूत करने के लिए पुलिस की वर्दी के गलत इस्तेमाल का आरोप है, जबकि कांस्टेबल इम्तियाज अहमद लोन पर आतंकी संगठन जैश-ए-मोहम्मद के लिए काम करने का आरोप है। वहीं पेशे से टीचर बाजील अहमद मीर पर ड्रग्स तस्करी और आतंकियों से सांठगांठ का आरोप है, जबकि मोहम्मद जैद शाह
जो ग्रामीण विकास विभाग में काम तस्करी और आतंकी संगठनों से संपर्क आरोप है। चारों सरकारी कर्मचारियों पर आतंकी संगठनों के लिए काम करने का आरोप है, जिनके खिलाफ खुफिया एजेंसियों ने पुख्ता सबूत जुटाए, जिसके आधार पर कार्रवाई हुई। उत्तर प्रदेश के कानपुर में मुहर्रम के जुलूस के दौरान भड़काऊ बयानबाजी करने वाले लोगों पर पुलिस ने सख्त एक्शन लेते हुए अब मामला दर्ज कर लिया है। जी न्यूज की टीम भी कानपुर के उस इलाके में पहुंची जहां भड़काऊ नारेबाजी का वीडियो वायरल हुआ था। और वो जगह थी कानपुर का रावतपुर इलाका, जहां मुहर्रम के जुलूस में शामिल लोगों ने भड़काऊ नारेबाजी करते हुए सर तन से जुदा के नारे लगाए थे। और आप देख सकते हैं कि ये वही मंदिर है जहां का ये पूरा वीडियो बताया जा रहा है। जब मुहर्रम का जुलूस यहां से गुजरा तब तमाम लोग जो है इस तरह के नारे लगाते हुए नजर आए। कानपुर के रावतपुर इलाके में हुई इस भड़काऊ नारेबाजी के बाद जी मीडिया की टीम मामले के उस मुख्य आरोपी के घर पहुंची, जिसके खिलाफ पुलिस ने FIR दर्ज की। इस दौरान मुख्य आरोपी की मां अपने बेटे का बचाव करती नजर आई। गलत है, मेरा लड़का यहाँ था भी नहीं उस टाइम जब जुलूस आया है। उसकी कहीं पे फोटो या कहीं पे आवाज आप दिखाइए तो हम उस चीज को माने, यहाँ तक कि कैमरे तक में नहीं आया है। भड़काऊ नारेबाजी के दौरान जुलूस में शामिल चश्मदीद ने बताया कि भड़काऊ नारे यहाँ के लोगों ने नहीं बल्कि बाहर के लोगों ने लगाए थे। यहाँ पे कोई नारे लगे नहीं है, आगे अगर किसी लड़के ने लगा भी दिया हो तो उसके जिम्मेदार टीटू हम लोग थोड़ी ना होंगे। जी मीडिया की टीम ने इलाके के वो CCTV फुटेज भी तलाशने की कोशिश की जिसमें भड़काऊ नारेबाजी का वीडियो रिकॉर्ड हुआ था, लेकिन उन सभी CCTV फुटेज को पुलिस पहले ही जब्त कर चुकी थी। उत्तर प्रदेश में अतिक्रमण के खिलाफ एक्शन जारी है और इस सिलसिले में यूपी के मुरादाबाद से भदौरा गांव में ये बड़ी कार्रवाई की गई, जहां नगर निगम की जमीन पर लोगों ने अवैध कब्जा कर लिया था। प्रशासन ने कड़ी सुरक्षा के बीच कार्रवाई को अंजाम दिया। अवैध कब्जे पर बुलडोजर चलाया गया। कार्रवाई के दौरान भारी संख्या में पुलिस बल को भी तैनात किया गया था। बुलडोजर एक्शन का लोगों ने विरोध किया, लेकिन पुलिस ने लोगों को रोक दिया। उत्तर प्रदेश की अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी में दिन दहाड़े फायरिंग से आज हड़कंप मच गया। यहां बदमाशों ने AMU के 2 भाइयों को गोली मार दी, जिसके बाद AMU कैंपस में अफरा तफरी दिखी। हमलावरों ने जिन 2 भाइयों को गोली मारी वो अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी के ही कर्मचारी थे। बताया जा रहा है कि दोनों भाई हर रोज की तरह अपने घर से AMU कैंपस आ रहे थे और जैसे ही वो कैंपस परिसर में पहुंचे, हमलावरों ने उन पर फायरिंग कर दी। हमलावरों की गोली एक भाई के सिर में और दूसरे भाई के हाथ और पेट में लगी, जिसके बाद दोनों भाई घायल हो गए। सुबह ऑफिस जा रहे थे, रोजाना दोनों भाई जाते हैं साथ में, आज भी जा रहे थे तो वहीं मोड़ पर जो है गोली मारी है। देवर को मारी है, छोटे वाले भाई को सर में, इनके पेट में और हाथ में लगी है गोली। AMU के दोनों कर्मचारियों को गोली मारने के बाद हमलावर भागने की कोशिश कर रहे थे। तभी AMU के सुरक्षा कर्मियों ने दोनों हमलावरों को पकड़ लिया और पुलिस के हवाले कर दिया। गोलीबारी में घायल AMU के दोनों कर्मचारियों को इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती कराया गया है, जहां उनकी हालत गंभीर बनी हुई है। वहीं हमले के पीछे तालिब गैंग का हाथ बताया जा रहा है। पीड़ित और हमलावर एक ही गाँव के हैं और फायरिंग की वजह आपसी रंजिश बताई जा रही है। सुसंगत धाराओं में थाना सिविल लाइन में मुकदमा पंजीकृत किया जा रहा है। घटना का मुख्य उद्देश्य अभी इंटरोगेशन में जो सामने आया है वह आपसी रंजिश एवं पूर्व में चल रहे आपस में मुकदमे होना पाया जा रहा है। पुलिस ने पूरे मामले में FIR दर्ज कर ली है और पकड़े गए दोनों आरोपियों से पूछताछ कर रही है। भारत में अनुवांशिक रूप से संशोधित यानी GM सरसों की कमर्शियल बिक्री को लेकर पेच फंस गया है, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने इस मामले में 2 जजों की बेंच ने अलग अलग फैसला सुना दिया है। न्यायमूर्ति VB नागरत्ना ने जेनेटिक इंजीनियरिंग मूल्यांकन समिति यानी GEC के GM सरसों को दी गई मंजूरी को रद्द कर दिया, जबकि न्यायमूर्ति संजय करोल ने फसल को कमर्शियल रूप से बेचने की अनुमति देने के पैनल के फैसले को बरकरार रखा। न्यायमूर्ति नागरत्ना ने GM फसलों को पर्यावरण में छोड़े जाने के मुद्दे पर कहा कि 18 और 25 अक्टूबर 2022 को दिए गए GEC के फैसले ठीक नहीं थे, क्योंकि बैठक में स्वास्थ्य विभाग का कोई सदस्य नहीं था, साथ ही 8 सदस्य भी मौजूद नहीं थे। दूसरी ओर न्यायमूर्ति करोल ने कहा कि GEC के फैसले किसी भी तरह से मनमाने और गलत नहीं है। उन्होंने कहा कि GM सरसों फसल को सख्त सुरक्षा उपायों का पालन करते हुए पर्यावरण में छोड़ा जाना चाहिए। साथ ही पीठ ने सलाह दी कि पर्यावरण मंत्रालय GM फसलों पर राष्ट्रीय नीति तैयार करने से पहले सभी हितधारकों और विशेषज्ञों के साथ परामर्श करे और इस प्रक्रिया को 4 महीने में पूरा करे। सुप्रीम कोर्ट ने कार्यकर्ता अरुणा रॉड्रिग्स और गैर सरकारी संगठन जीन कैंपेन की अलग अलग याचिकाओं पर यह फैसला सुनाया।